नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम घटना चक्र से रिलेटेड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हिंदी का जो है वीडियो बना रहा था। घटना चक्र की एक बुक आती है, उसी से रिलेटेड। उसमें हमने पहला टॉपिक जो था हिंदी का, जो कि वर्णमाला होता है, उसको हम कवर कर चुके थे। लगभग 2 वीडियो में 2 टॉपिक थे, आसपास 2 वीडियो में हमने उसको कवर कर लिया था। आज का हमारा जो है दूसरा टॉपिक होगा, यानी दूसरा लेसन आप कह सकते हैं, शब्द रचना, वाक्य रचना और अर्थ। इससे रिलेटेड जो घटना चक्र की बुक है, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर चले जाइएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम शब्द रचना और वाक्य रचना, अर्थ जो होते हैं, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बुक में दिया गया है, उसको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि शब्द होते हैं, शब्द क्या होते हैं वो आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन है, इसमें से आप उत्तर बताइएगा। हम उत्तर बताने जा रहे हैं। देखिए, शब्द उसे कहते हैं जहां पर ध्वनियों के मेल से सार्थक वर्ण समुदाय का जो है निर्माण होता है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बेस्ट ऑप्शन यही है, शब्द की व्याख्या भी यही करता है। तो ये वाला ऑप्शन पहला का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय या समूह को ही शब्द कहा जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा है कि सामान्य शब्द कितने प्रकार के होते हैं, वो आपको बताना है कि सामान्यतः शब्द जो है कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन की बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के, तो 2 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक सार्थक होता है और एक निरर्थक होता है। सार्थक का मतलब जिसका अर्थ आपको समझ में आए, मतलब कोई भी शब्द पढ़े तो आप उसको समझ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका कुछ समझ ही नहीं, मीनिंग ही नहीं समझ में आता, तो उसको हम निरर्थक शब्द की संज्ञा दिया जाता है। जैसे खटपट, ये सब कोई ऐसे शब्द निरर्थक शब्द में आते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है कि निम्न में से मूल शब्द कौन सा है, वो आपको प्रश्न नंबर तीसरा में बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। विकल्प की अगर हम बात करें तो हमारा डी वाला ऑप्शन तीसरा का सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन कान। अच्छा देखिए, मूल शब्द वो होते हैं, मूल शब्द को एक तरह का रूढ़ भी शब्द कह सकते हैं। मतलब जो एक निश्चित होते हैं, जिनका खंड नहीं किया जा सकता है, तो उसको हम रूढ़ शब्द भी कहा जाता है। जिन शब्दों का खंड सार्थक खंड न हो सके, वही रूढ़ शब्द या मूल शब्द कहलाते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक शब्द होते हैं, क्या होते हैं, वो आपको प्रश्न नंबर चौथा में आपको बताना है। तो यौगिक शब्द वो होते हैं जहां पर 2 शब्दों के मेल से बने शब्द होते हैं यौगिक। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। जैसे पाठशाला, रेलगाड़ी, तो ये यौगिक शब्द में आते हैं और ये एक तरह का 2 शब्दों के मेल से बने होते शब्द होते हैं। तो सी वाला ऑप्शन हमारा चौथा का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, व्याख्या भी वही दिया गया है, जो मैं आपको व्याख्या अपने मन से बता रहा हूं। प्रश्न नंबर 5वां, शब्दांश और शब्दों के मेल से जो रचना होती है वह कहलाती है। क्या कहलाती है, जो कि शब्दांश और शब्दों के मेल से होती है, उसकी रचना। प्रश्न नंबर 5, विकल्प आपके सामने है। उत्तर की बात करें तो वही यौगिक शब्द ही कहलाता है। चाहे आप शब्दांश और शब्दों को मिलाइए, वही एक ही चीज हो जाता है और वो रचना होती है, तो यौगिक का निर्माण हो जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6वां, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, वो आपको प्रश्न नंबर 6 में बताना है। तो शब्दांशों के प्रकार की बात करें तो 2 ही प्रकार के होते हैं। बी वाला ऑप्शन हमारा प्रश्न नंबर 6वां का सही हो जाएगा। कौन कौन से, तो एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता भी नहीं हो सकता है कि पता नहीं होगा, ये प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं, एक उपसर्ग होता है, एक प्रत्यय होता है। प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। लंबोदर शब्द किसका रूप है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 7 में। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन योग रूढ़ शब्द जो है सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 7वां का। लंबोदर जो है योग रूढ़ में आ जाएगा।
रूढ़ शब्द को मूल शब्द भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जिसका खंड न किया जाए उसको मूल शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द जैसे पाठशाला, रेलगाड़ी, ये सब यौगिक शब्द हो जाते हैं, दो शब्दों के मेल से बने होते हैं। योग रूढ़ शब्द जो है ये ऐसे शब्द होते हैं जो किसी तीसरे के तरफ संकेत करते हैं। एक तरह का ये बहुव्रीहि समास के भी अंतर्गत आ जाता है। तो ऐसे पकड़ सकते हैं, सी वाला ऑप्शन प्रश्न नंबर 7 का सही हो जाएगा। यही व्याख्या जो है यहाँ पर समझाया गया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्न में से यौगिक शब्द की पहचान करें। इसमें से यौगिक शब्द आपको बताना है, कुछ नहीं। डी वाला ऑप्शन आपको साफ दिख रहा होगा, कक्षा अध्यापक जो है ये यौगिक शब्द है। इसको तोड़ेंगे तो दो अलग अलग शब्दों का निर्माण होगा और दो अलग अलग शब्दों के मेल से ही जो है यौगिक शब्द का निर्माण होता है। तो 8वां का हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आप लोगों के लिए। चलिए प्रश्न नंबर आ जाते हैं 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द भंडार के कितने प्रकार होते हैं। व्युत्पत्ति या उत्पत्ति एक ही चीज होती है, तो ध्यान रखिएगा। अब व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द जो है भंडार जो है कितने प्रकार के होते हैं। आप शब्द भंडार आप कह सकते हैं या शब्द भी कह सकते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं वो आपको बताना है। तो मूलतः ये 4 ही प्रकार के होते हैं। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है तद्भव, एक होता है तत्सम, एक होता है देशज, एक होता है विदेशज। ठीक है ना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10। रचना के आधार पर शब्द के रूप पहचानिए। इसमें चलिए रचना के आधार पर शब्द के रूप आपको पहचानना है। प्रश्न नंबर 10वां का ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो हमारा विकल्प कौन सा यौगिक शब्द जो हो जाएगा, ये डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि रचना के आधार पर शब्द का जो भेद होता है ना, तो वही पूछ रहा है। तो डी वाला ही ऑप्शन सही होगा। एक रूढ़, एक यौगिक शब्द और एक होता है योग रूढ़ शब्द। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा रचना के आधार के अंतर्गत आएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा मिल रहा है, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। यही जो मैं आपको बताया कि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 इंपोर्टेंट है, अभिधा क्या है वो आपको बताना है। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बीपीएससी में भी ये पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 ऑप्शन की बात करें तो शब्द शक्ति का एक प्रकार होता है, उसी को अभिधा कहा जाता है। ए वाला ऑप्शन हमारा जो है 11 का सही हो जाएगा। देखिए अभिधा को समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए अभिधा शब्द शक्ति का एक प्रकार है। शब्द की जिस शक्ति से उसके सामान्य प्रचलित अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा कहते हैं। अभिधा से प्रकट होने वाले अर्थ को वाच्यार्थ या मुख्यार्थ कहते हैं। अतः आग जैसे आग जल रही है, तो वाक्य में जो आग है वो वाच्यार्थ है। अब यहाँ पर आग को हटा देंगे तो वाक्य का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो इसीलिए जो वाक्य के अर्थ को प्रकट करता है वही वाच्यार्थ कहलाता है या मुख्यार्थ कहलाता है या अभिधा कहा जाता है। एक ही चीज होता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12। व्याकरणिक विवेचन के आधार पर हिंदी शब्दों के 2 भाग हैं। कौन से भाग हैं वो आपको प्रश्न नंबर 12 में बताना है। ऑप्शन आपके सामने है और दो ही व्याकरणिक विवेचन के आधार पर पूछ रहा है। एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी। तो सी वाला ऑप्शन हमारा 12 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। चलिए प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि जिस शब्दों के रूप वाक्य में लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो विकारी शब्द कहते हैं। बदल जाते हैं तो विकारी, नहीं बदलेंगे तो अविकारी शब्द कहलाता है। तो 13 का हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं वो आपको प्रश्न नंबर 14 में बताना है कि शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार होते हैं। बी वाला ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का। कौन कौन से? तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं और बने भी हैं तो बनते भी हैं, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 15 की निम्नलिखित में से द्विरुक्त शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये शब्द है द्विरुक्त। ऑप्शन आपके सामने है प्रश्न नंबर 15 का। विकल्प की अगर हम बात करें तो
जगह जगह जो है ये शब्द द्विरुक्त शब्द के अंतर्गत आएंगे। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर, अच्छा, द्विरुक्त शब्द जो होता है एक शब्दों की जो आवृत्ति होती है, मतलब उसके दोबारा घिराव होता है, जैसे घर घर, जंगल जंगल, तो ये एक ही शब्द है लेकिन इसका दो बार प्रयोग हुआ है, उसी को द्विरुक्त या पुनरुक्त शब्द भी कहा जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है, उसमें से आपको बताना है प्रश्न नंबर 16 में। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो विकल्प जो हमारा सही होगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि आज शाम को रमेश आएगा और सुरेश भी आएगा। यहाँ पर पूछ का रहा था संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, तो ध्यान रखिएगा संयुक्त वाक्य है क्योंकि इसके बीच में एक योजक चिन्ह का प्रयोग भी होता है जो कि दोनों को अलग अलग अर्थ प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। और जब जिस वाक्य को आप अगर पढ़ेंगे और अलग अलग अर्थ प्रदान होता है तो वो सीधा सीधा संयुक्त वाक्य मार दीजिएगा, कुछ बिना सोचे। डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। प्रश्न नंबर 17 का रहा है कि वही बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वही सब डिटेल में दिया गया। प्रश्न नंबर 17 है कि छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, यह कैसा वाक्य है, वो आपको प्रश्न नंबर 17 में बताना है। कि छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, तो ये कैसा वाक्य, अभी हमने इस पर चर्चा किया था। विकल्प की बात करें तो बी वाला ऑप्शन संयुक्त वाक्य हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर छात्र पढ़ते हैं, एकदम साफ साफ की एक अलग अर्थ प्रदान कर रहा है। उसके बाद अध्यापक उन्हें देखते हैं, ये भी एक अलग ही अर्थ प्रदान कर रहा है। तो दोनों का कोई संबंध नहीं है, ऐसे अलग अलग चीजें हैं और उनको जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, तो और कर रहा है। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं वो संयुक्त वाक्य ही होते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। बी वाला ऑप्शन हमारा 17 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 की वाक्य के कितने अंग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपके सामने है, विकल्प आप ढूंढ लीजिएगा, हम बताने जा रहे हैं। वाक्य के दो ही अंग होते हैं, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब कौन कौन से होते हैं, तो एक उद्देश्य होता है और एक होता है विधेयक। तो ध्यान रखिएगा वाक्य के दो ही अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेयक होता है। जिसके विषय में बात कही जाती है उसको उद्देश्य कहते हैं और जिस उद्देश्य से जो बातें कही जाती है उसको हम विधेयक कहते हैं। यानी मान लीजिए कोई बात की राम पढ़ता है तो राम जो है वहां पर उद्देश्य हो जाएगा और उसकी जो बातें कही जा रही है कि वो पढ़ता है वो उसका विधेय हो जाएगा। यही चीजें होती है, वाक्य के दो अंग होते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि निम्न में से कौन सा वाक्य निषेधवाचक है। निषेधवाचक का मतलब जो है नकारात्मक होना चाहिए। किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी वाला ऑप्शन में दिख रहा है, कुछ मत सोचने की जरूरत है। 19 का हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 विस्मय आदि बोधक वाक्य होते हैं, कैसे होते हैं वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 20 का। ऑप्शन की बात करें तो पहला ये ऑप्शन मिल जाएगा, आश्चर्य का बोध कराते हैं, तो वही विस्मयादक जो है वाक्य होते हैं, ये इसका प्रतीक होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं। विधानार्थक वाक्य जो है किसे कहते हैं वो आपको प्रश्न नंबर 21 में बताना है, विकल्प आपके सामने है। चलिए विधानार्थक वाक्य की अगर हम बात करें तो जिस वाक्य में किसी बात का होना प्रकट होता है उसको हम विधानार्थक वाक्य कहा जाता है। सी वाला ऑप्शन हमारा 21 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि वाक्य में पद क्रम के नियम के अनुसार होता है। चलिए वाक्य में पद क्रम के नियम के अनुसार क्या क्या होता है वो आपको इसमें से बताना है। तो पहले तो सबको पता है कि भाई कर्ता आएगा, तो ऐसे में ये हमारा गलत, उसके बाद ये हमारा गलत, ये गलत। ऑप्शन पहला ही हमारा जो है 22 का कौन सा विकल्प, पहला ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 करा कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है वो आपको प्रश्न नंबर 23 में बताना है कि शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है वो प्रश्न नंबर 23 में बताना है। विकल्प आपके सामने है। थोड़ा माइक छोड़ा नहीं ना, चलिए धरा है माइक।
प्रश्न नंबर 23 विकल्प की अगर हम बात करें तो घोड़ा दौड़ता है, ये वाक्य शुद्ध है। बाकी इसमें लड़का पढ़ते हैं, ये गलत अशुद्ध वाक्य है। ये भी अशुद्ध है कि लड़कियां संगीत सुनने लायक हैं, ये गलत है, लायक नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर डी में तुम हमेशा पढ़ता है, ये भी वाक्य जो है अशुद्ध है। सी वाला ही वाक्य जो है इसमें शुद्ध वाक्य है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर अब 24 पर आ जाते हैं। सरल वाक्य को पहचानिए इसमें से। अच्छा, वाक्य में सरल वाक्य को आपको इसमें से पहचानना है कि कौन सा वाक्य जो है सरल वाक्य है। प्रश्न नंबर 24 में ऑप्शन की अगर हम बात करें तो देखिए सरल वाक्य पूछ रहा है, पहला ही ऑप्शन सही होगा। श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, ये एक तरह का सरल वाक्य है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 25 संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। 25 प्रश्न कर रहा है, 3 प्रकार होते हैं संरचना की दृष्टि से। बी वाला ऑप्शन 25 का हमारा सही हो जाएगा। तो कौन कौन से होते हैं? वो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये संरचना की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 26 है कि आग की लपटें इतनी तेज थी कि उन्हें बुझा पाना कठिन था, में कौन सा वाक्य है? चलिए प्रश्न नंबर 26 बहुत अच्छा प्रश्न है। विकल्प की अगर हम बात करें तो बी वाला ऑप्शन 26 का सही हो जाएगा। ये मिश्र वाक्य है क्योंकि इसके साथ ये उपवाक्य जुड़ा हुआ है। तो जब किसी वाक्य के साथ उपवाक्य जुड़े होते हैं तो वो मिश्र वाक्य ही कहलाते हैं। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 27। मोहन को हिंदी पढ़ना है, इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ है गया है। अच्छा, मोहन को हिंदी पढ़ना है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है। किस प्रकार का वाक्य है वो आपको प्रश्न नंबर 27 में बताना है। तो ये भी वाक्य पढ़ने से ऐसा महसूस हो रहा है कि दोनों अर्थ अलग अलग प्रदान नहीं कर रहा है। ऐसे में जब ये ऐसा चीज न प्रतीक हो तब फिर हम किसके साथ जाएंगे? मिश्र वाक्य के ही साथ जाएंगे। सी वाला ऑप्शन हमारा जो है 27 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। शुद्ध वाक्य का चयन करें, इसमें से आपको शुद्ध वाक्य बताना है प्रश्न नंबर 28 में। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर, ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 28। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 29। कौन सा वाक्य सही है? चलिए विकल्प आपके सामने है प्रश्न नंबर 29 का। एक गीतों की पुस्तक ला दो, गीतों की नहीं होना चाहिए, ये इसका थोड़ा इधर उधर शब्द हो गया तो ये नहीं हो सकता है। दूसरा, गीतों की एक पुस्तक ला दे, बेस्ट, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 29 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 30। सही वाक्य का चयन करें। चलिए इसमें भी वही चीज है कि सही वाक्य का आपको चयन करना है। चलिए, बंदर को काट कर चाकू से फल खिला दो, ये भी नहीं हो सकता। सी वाला देखते हैं, चाकू से फल काटकर बंदर को खिला दो, एकदम एकदम ये वाला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 30 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 31 से। मुझे केवल 10 रुपए मात्र मिले, वाक्य अशुद्ध है क्योंकि, ये वाक्य क्यों अशुद्ध है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 31 का। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वाक्य में केवल नहीं होना चाहिए, इसीलिए जो है यह वाक्य अशुद्ध है। डी वाला ऑप्शन हमारा 31 का सही हो जाएगा। वाक्य अशुद्ध है क्योंकि इसमें केवल और मात्र दोनों का प्रयोग किया गया है, जबकि दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग करना चाहिए। शुद्ध वाक्य होना होगा मुझे 10 रुपए मात्र मिले, ये वाक्य जो है इसका शुद्ध होगा। अब केवल और मात्र दोनों एक साथ प्रयोग होने की वजह से इस वाक्य को अशुद्ध घोषित कर दिया गया है, कारण की वजह से। चलिए प्रश्न नंबर 32 शुद्ध वाक्य है। प्रश्न नंबर 32 में पूछ रहा है कि शुद्ध वाक्य है, आपके सामने विकल्प हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, एकदम यही लग रहा है कि शुद्ध है। और आवश्यकता की जननी, ये वाला ऑप्शन पहला है वाला ऑप्शन ही सही है प्रश्न नंबर 32 का। और भी ऑप्शन है क्या? हाँ, आविष्कार आवश्यकता की जननी, नहीं, पहला ही ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर
33 शुद्ध वाक्य चुनिए। इसमें से आपको शुद्ध वाक्य जो है चुनना है प्रश्न नंबर 33 में। ऑप्शन की बात करें तो वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, यही लग रहा है कि शुद्ध है। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। वेदों में नहीं होना चाहिए, वेदों में नहीं, वेदों के, एकदम ए वाला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 33 का। से नहीं हो सकता, पर भी नहीं हो सकता, ए वाला ही ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर दिया ए वाला ही, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, यही वाला वाक्य शुद्ध है। प्रश्न नंबर 34 है कि शब्द और अर्थ में क्या होता है, वो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रश्न नंबर 34 का मानना है। तो शब्द और अर्थ में एक अटूट संबंध होता है, ये वाला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 34 का। शब्द और अर्थ का अटूट संबंध होता है। अर्थ के अभाव में भाषा का कोई महत्व नहीं है, पर दोनों की अपनी अपनी महत्ता होती है, तो इसीलिए शब्द और अर्थ में अटूट संबंध होता है। प्रश्न नंबर 35, एक शब्द के ऑप्शन आपके सामने है, क्या इसके आगे होना चाहिए वो प्रश्न नंबर 35 में आपको बताना है। तो एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, एकदम हो सकते हैं भाई, क्लियर है, ये हो सकते हैं। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दो अर्थ नहीं, एक ही अर्थ हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं, अर्थ हो ही नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकता। तो सी वाला ही ऑप्शन सही होगा प्रश्न नंबर 35 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 36, धरा का अर्थ क्या होता है वो आपको प्रश्न नंबर 36 में बताना है। ऑप्शन की बात करें तो धरा मतलब पृथ्वी ही होता है, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 37, दासरथी का अर्थ क्या होता है वो आपको बताना है कि दासरथी जो होता है उसका अर्थ आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपके सामने है। उत्तर की बात करें तो दशरथ का पुत्र जो होता है उसी को दासरथी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 37 का। प्रश्न नंबर 38, निम्न में से कौन एक भिन्न अर्थ प्रकट करता है, इसमें से आपको प्रश्न नंबर 38 में बताना है। तो अम्बक जो होता है ये भिन्न अर्थ से अलग है, बाकी अंबर, नभ और गगन एक ही चीज के परवाची आप कह सकते हैं, बाकी अम्बक जो है इसके डिफरेंट अर्थ प्रदान करता है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 38 का। प्रश्न नंबर 39, वेद शब्द का अर्थ आपको बताना है क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेद शब्द का अर्थ की अगर हम बात करें तो ज्ञान होता है, ए वाला ऑप्शन जो है 39 का सही हो जाएगा। वेद शब्द का अर्थ प्रश्न नंबर 39 का तो ज्ञान होता है, ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 40, कटक का सही अर्थ आपको बताना है कि क्या होता है कटक। प्रश्न नंबर 40 विकल्प की बात करें तो सेना जो है हो जाएगा कटक का सही अर्थ। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 41, शक का सही अर्थ आपको बताना है क्या होगा। ऑप्शन की बात करें तो इंद्र हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42, कौन सा एक अन्य से भिन्न अर्थ प्रकट करता है। चलिए प्रश्न नंबर 42 विकल्प की बात करें तो डी वाला ही ऑप्शन जो है मरकट जो है अलग प्रदान करता है, इन सभी से भिन्न अर्थ प्रदान करता है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 42 का। देखिए इंद्र अन्य से अलग अर्थ प्रकट करता है, शेष समानार्थक है। अच्छा हमने ये बात डी मार दिया क्या यार। इंद्र ये वाला जो है अलग अर्थ प्रदान करता है, बंदर, मरकट और कपीस जो है एक ही चीज हो जाएंगे, ये वाला ऑप्शन 42 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 43, प्रश्न नंबर 43 की बात करें तो कतिपय का अर्थ क्या होता है वो आपको प्रश्न नंबर 43 में बताना है। कतिपय का अर्थ की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कुछ, डी वाला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 43 का। कतिपय का अर्थ होता है कुछ। अलंभय जो है का अर्थ क्या होता है वो आपको प्रश्न नंबर 44 में बताना है। तो जिसे कभी प्राप्त ही न किया जा सके उसी को अलंभ्य कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ए वाला ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, मोहर लगा लीजिएगा इसको, ध्यान रखिएगा, जिसे कभी प्राप्त ही न किया जा सके उसको अलंभ्य कहा जाता है, ए वाला ऑप्शन 44 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, अजीर का क्या अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 45 का अजीर को हम
आंगन भी कह सकते हैं। तो ऐसे में हमारा पहला ही ऑप्शन 45 का सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अजीर मतलब आंगन। प्रश्न नंबर 46, आधी का अर्थ क्या होता है, वो आपको प्रश्न नंबर 46 में बताना है। आदि का अर्थ की अगर हम बात करें तो मानसिक पीड़ा जो होता है ना, वही होता है आदि का अर्थ। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 47, उद्धत का क्या अर्थ होगा है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 47 में। ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन तैयार जो है सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 47 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 48 में। और 48 की बात करें तो सकल का क्या अर्थ होता है, वो आपको प्रश्न नंबर 48 में बताना है। तो सकल का अर्थ की बात करें तो टुकड़ा हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये थे महत्वपूर्ण जो है लेसन दूसरा जो कि उसमें दिया गया है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में। चलिए आज के बस इतना ही। थैंक यू।